हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आरओ री एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश से आपके एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न तक देखने को मिलेंगे। 8 या 10 प्रश्न कहां से कवर करेंगे? केवल एक वीडियो से जो आपके सामने आ चुका है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो 22 दिसंबर को आरओ का एग्जाम देंगे और 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। सभी साथीगण चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इन दोनों का लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है। पहला प्रश्न यहाँ पर कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश कब पड़ा? याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। इससे पहले जो प्रदेश का नाम था वो संयुक्त प्रांत हुआ करता था। 24 जनवरी 1950 को हमने उत्तर प्रदेश नाम इसका रखा है। प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ बनी थी वो लखनऊ राजधानी कब बनी थी? याद रखेंगे ये लखनऊ राजधानी पूरी तरीके से, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण तरीके से, 1935 में बनी थी। हालांकि इससे पहले भी 1921 से लखनऊ को ही राजधानी के रूप में हम लोग जानते चले आए हैं। राज्य के पुनर्गठन की बात करें तो राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य के विभाजन की अगर बात की जाए दोस्तों तो राज्य का जो विभाजन था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। विभाजन के रीजन ये थे कि 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। राज्य का नाम था उत्तराखंड। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्य की भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश ने पहली भाषा किसको अपनाया था? तो राज्य की भाषा के रूप में हमने हिंदी को प्रथम बार अपनाया, यानी 14 सितंबर 1947 को हमने हिंदी को राज्य की भाषा के रूप में अपनाया। वहीं उर्दू को हमने 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में हमने इसको अपनाया। ठीक है, तो ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय राजभाषा हमारी कौन सी रही है। तो याद रखेंगे दोस्तों द्वितीय जो राजभाषा हमारी रही है वो आपकी उर्दू रही है। तो ये फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उर्दू को हमने द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया। बात करते हैं यहाँ पर पक्षी की कि राज की पक्षी क्या है? तो हमारा राज की पक्षी सारस हो जाएगा। राज्य की पशु की बात करें तो राज्य की पशु जो उत्तर प्रदेश का है वो आपका बारहसिंगा हो जाएगा। वहीं राज्य की वृक्ष की बात करें तो राज्य की वृक्ष हमारा अशोक होता है। राज्य के पुष्प की बात करें तो राज्य की पुष्प या तो ऑप्शन में पलाश देखने को मिलेगा या फिर आपका टेंसू देखने को मिलेगा, और इसको 4 जनवरी 2011 को मान्यता दी गई है। राज्य की खेल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका राज्य की खेल हॉकी हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप पुराने पेपरों को उठा के चेक करेंगे तो आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। ज्यादा पुराने पेपर भी ना आप उठा के चेक करें, आप केवल जो भी 11 फरवरी 2023 को 2024 को जो आरओ का पेपर हुआ था आप उसको भी उठा के चेक कर सकते हैं। अगला कि प्रदेश का राज्य की चिन्ह। तो याद रखेंगे प्रदेश के राज्य की चिन्ह में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक वृत्त होगा, उसमें 2 मछली होंगी, एक तीर और एक धनुष होगा। इसको जो स्वीकृति मिली थी वो 1938 को मिली थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के चिन्ह को हमने कब अपनाया था? तो 1938 को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में विधानमंडल का स्वरूप किस प्रकार का है? तो याद रखेंगे प्रदेश का जो विधानमंडल का स्वरूप है वो द्विसदनात्मक है। कौन कौन से द्विसदनात्मक है? तो याद रखेंगे एक तरफ आपका विधानसभा होता है, ठीक है, विधानसभा वाला है, तो वहीं दूसरी ओर विधान परिषद वाला है, ठीक है, विधान परिषद। तो इसी को तो हम द्विसदनीय कहते हैं विधानमंडल। तो विकल्प आपको याद रखना है। अगला है कि प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 थी। ठीक है, एक प्लस राज्यपाल द्वारा चुना जाता था। अगला कि प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विदेश में जो विधान परिषद की जो सीटें हैं प्रदेश में हमारे वो 100 सीटें रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कुल कितनी है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। वहीं प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनकी संख्या हमने 31 रखी है। तो आपसे सीटों के मामले में केवल यही 4 पॉइंट पूछेगा कि प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, प्रदेश में विधान परिषद की सीटें, उसके बाद लोकसभा की और उसके बाद राज्यसभा की। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया कि प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों जो प्रदेश में पहली बार जो विधान परिषद का गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था। वहीं विधानसभा के गठन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1937 में पहली बार विधानसभा का गठन हुआ था। अब तक कितनी बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो याद रखेंगे अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जो लगा था वो तारीख थी 25 फरवरी 1968। याद रखेंगे अंतिम बार कब लगा था? तो याद रखेंगे 2002 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा था।
अगला प्रश्न है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, जो 1 अप्रैल 1946 को बनाए गए थे। अगला कि प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। अगला द्वितीय महिला मुख्यमंत्री, क्योंकि जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी आपकी सुचेता कृपलानी, और दूसरी महिला मुख्यमंत्री आपकी बहन कुमारी मायावती, जो 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। अगला विधान परिषद सभापति, तो प्रथम विधान परिषद सभापति की बात करें तो यहाँ पर चंद्रपाल हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, चंद्रपाल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो दोस्तों देखिए अभी तक जो वर्तमान में प्रदेश में जिलों की संख्या है वो कितनी है, 75, और मंडल कितने हैं, 76। मैं आपसे एक मंडल कितने, 18। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा बन रहा है, ठीक है। अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा बन रहा है, उसका क्या नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, तो याद रखेंगे दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई है ना, वो आपसे पूछी गई है, तो याद रखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई है। तो विकल्प नंबर ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला को उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत कब आया, तो ये जो अधिनियम आया था ये 1975 में आया था, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत पहले लोकपाल जो नियुक्त हुए थे उत्तर प्रदेश में, जो होते वो आपका नाम था न्यायमूर्ति विश्वम्बर दयाल, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक है, जो 14 सितंबर 1977 को नियुक्त किए गए थे। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब आया, तो 1975 में, और इसके तहत प्रथम लोकायुक्त कौन बने उत्तर प्रदेश के, तो नाम याद रखेंगे विश्वम्बर दयाल। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कौन है, वर्तमान में पूछा गया है, तो वर्तमान में लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र, जो 7वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु तो निर्धारित आयु कितनी होती है, तो दोस्तों जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं जिनमें आपका प्रधानी, वीटीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ये जो स्थानीय चुनाव आते हैं जिनको पंचायत चुनाव बोलते हैं, उनमें लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी रखी गई हैं, तो पंचायतों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। नगर निकाय अध्यक्ष के, या जिसको मेयर कहते हैं, का चुनाव होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों जो चेयरमैन जिसको बोला जाता है उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, तो अभी हम आपको बता चुके हैं प्रदेश में जो महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या दोस्तों वो 2 रखी गई है। कौन कौन सी 2 है, तो मैं बता चुका था कि एक थी आपकी आपके सुचेता कृपलानी, और नंबर 2 पत्नी आपकी मायावती, तो ये पॉइंट दोनों याद रखने हैं। अगला, प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम, यहाँ पर देखिए प्रथम पूछे जा रहे हैं, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। वहीं पूछेगा उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। वहीं पूछा जाएगा राज्य सूचना आयोग गठन कब किया गया, तो 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद करते चलेंगे, चाहे तो आप इसका पीडीएफ लेके भी पढ़ सकते हैं, पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पूरे फैक्ट भी बताए जाएंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे जो हमने इस पीडीएफ में नोट नहीं किए वो भी आपको अलग से बताए जाएंगे। अगला, राज्य प्रशासन का शीर्ष स्थल अधिकारी या प्रशासनिक की धुरी है, तो उसे दोस्तों मुख्य सचिव कहा जाता है। याद रखेंगे कि राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी किसको कहा जाता है, तो वो होता है आपका मुख्य सचिव। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ जिले दिए गए, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए गए। ये वो जिले हैं जिनके मुख्यालय उन जिलों से हटके बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एटा की, तो एटा का जिला एटा में ही है मुख्यालय। अगर हम बात करें कासगंज की, तो कासगंज का मुख्यालय कासगंज में ही है। बट यहाँ पर जो जिले अलग है उनके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे अमेठी की बात करें, तो अमेठी जिला का जो मुख्यालय आपका गौरीगंज में दिया गया है, जो अमेठी से दूर है। ऐसे कौशाम्बी की बात करें, तो कौशाम्बी का मुख्यालय आपका मंजनपुर में दिया गया है, ठीक है। कुशीनगर की बात करें, तो कुशीनगर का जो मुख्यालय आपका पंडरौना में दिया गया है। सोनभद्र का जो मुख्यालय दिया गया है वो रॉबर्ट्सगंज में दिया गया है। जालौन जिले की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय उरई में है। संभल जिले की बात करें तो इसका मुख्यालय पमासा में है। तो इन सभी जिलों को याद रखेंगे, किसका कौन सा मुख्यालय, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि सुमेलित करने के लिए यहाँ से प्रश्न आता है। संत कबीर नगर की बात करें तो इसका मुख्यालय खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय नोएडा में हो जाएगा। अम्बेडकर नगर की बात करें तो इसका मुख्यालय अकबरपुर हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर की बात करें तो इसका मुख्यालय नौगढ़ हो जाएगा।
फर्रुखाबाद की बात करें तो इसका मुख्यालय फतेहगढ़ हो जाएगा, और कानपुर देहात की बात की जाए तो इसका मुख्यालय अकबरपुर माती हो जाएगा। तो ये वो जिले थे जिनके मुख्यालय उन जिलों से हटकर अलग थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। यह प्रश्न अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, टोटल नगर निगमों की संख्या 17 है, और 17वां जो नगर निगम बना है उसका नाम है शाहजहांपुर। ठीक है, 16वां नगर निगम कौन सा था, तो मथुरा को बनाया गया। 15वां नगर निगम कौन सा बना, तो अयोध्या को बनाया गया। तो ये आपको 15, 16, 17 तीनों क्रम से याद रखने। अगला कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में महिला निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उस समय महिला निर्वाचित सदस्यों की संख्या 45 थी। अब आप बताएंगे कि 2023 के चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बीजेपी से तो 36 महिला चुनकर आई थी उस समय। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था वो 9 मार्च 1993 को किया गया था। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था नारायण दत्त तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले की बात करें। यहाँ पर दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले, और दूसरा पूछा जाता है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जिले। तो सबसे कम की बात करो तो यहाँ पर चित्रकूट हो जाएगा, महोबा हो जाएगा और श्रावस्ती हो जाएगा। इन तीनों ही जिलों में 2-2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक की, ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पर सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक सीटों वाला जिला इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर दोस्तों 12 विधानसभा सीटों की संख्या है। अगला एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अभी वर्तमान में एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है। अगर पूछा जाए कि प्रथम जिला कौन सा था जो एनसीआर में शामिल हुआ, तो प्रथम जिला था आपका शामली, जो एनसीआर में सबसे पहले शामिल किया गया था। वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 8 एनसीआर में शामिल वाले जिले हैं। कौन कौन से, देखिए मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और आपका एक शामली। तो 8 जिलों को एनसीआर में शामिल किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 3, कौन कौन से 3 जो आपके आने देखने को मिल रही है, तीनों के सामने मैंने स्टार बना दिया है। ये देखिए सुमेलित करने के लिए आता है कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में कितने क्षेत्र आते हैं, तो 20 हो जाएंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। और मृदा समूह क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ये आपके 8 हो जाएंगे। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, मृदा समूह क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोहण अधिनियम या सीलिंग कानून कब लागू करता है, ये दोस्तों 1960 में ये लागू हुआ था कानून। ठीक है, शुष्क कृषि क्षेत्र कहां पर है, तो ये दोस्तों आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा शुष्क कृषि क्षेत्र। अगला के प्रदेश में बोई गए क्षेत्रफल पर नलकूपों द्वारा सिंचाई कितनी की जाती है, तो सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो नलकूपों के माध्यम से। उसके बाद नंबर 2 की अगर बात की जाए तो नंबर 2 पर यहाँ पर नहरों के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भूमि पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नकदी फसल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नकदी फसल दोस्तों आपकी गन्ना हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, नकदी फसल के मामले। अगला गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, तो ये जो गोकुल पुरस्कार योजना दी जाती है ये दोस्तों दूध उत्पादन के क्षेत्र से संबंध रखती है, और दूध के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखेंगे दोस्तों प्रयागराज में है, ये आपको याद रखना है, अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र। अगला किसान मित्र योजना एग्जाम में पूछी जाती है, किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब चालू हुई, तो वो डेट याद रख लेंगे 18 जून 2001 को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं आम, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश एक तो खाद्यान्न के मामले में, गेहूं के, गन्ना के, आम के, दुग्ध उत्पादन में, मेथा ऑयल उत्पादन में, उसके बाद ये इन सभी चीजों में प्रथम स्थान पर अभी वर्तमान में बना हुआ है। ठीक है, तो पूछे खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, आम उत्तर प्रदेश, दुग्ध, मेथा इन सभी में उत्तर प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। अगला उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति किस वर्ष आई, तो ये नीति 2012 में आई थी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है प्रदेश में फल संस्करण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपके लखनऊ में
तो कौन कौन सी है, तो आप याद रख लेना दोस्तों। एक तो फल फनचरण और दूसरी आपकी डिब्बा बंदी संस्थान। अगला है सफेदा, करेला, फरदार और ललित सुरखा, ये किसकी प्रजातियां हैं, तो ये दोस्तों सभी के सभी आपके अमरूद की प्रजातियों के नाम हैं। इसी प्रकार आगे दिया गया मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अगेश्वर और दूध सागर, ये सभी किसकी प्रजातियां हैं, तो ये दोस्तों ये सभी के सभी केला की प्रजातियां हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे मेथा ऑयल की शुद्धता के लिए, तो ये दोस्तों आपके कन्नौज में खोला गया है, तो याद रख लेना कहाँ पर है, ये कन्नौज में। अगला है पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर है, जो पशुओं के टीकाकरण का निर्माण करता है, ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक कृषि उत्पादकता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर, याद रख लेना दोस्तों, ये कृषि उत्पादकता सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको कहा जाता है, तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लोगों को सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला कि शीलागर मृदा विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो ये दोस्तों प्रयागराज में है, याद रख लेना शीलागर विद्या मृदा विज्ञान संस्थान। अगला प्रदेश में गौ सेवा आयोग, तो प्रदेश में जो गौ सेवा आयोग का जो गठन किया गया था वो 1999 में किया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की जो गठन हुआ था वो 1976 में हुआ था। जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है, तो तराई प्रदेश हो जाएगा। जो तराई प्रदेश कौन सा होता है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, उसको हम तराई प्रदेश कहते हैं। अगला प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोत की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान वही योजना कब चालू की गई, तो एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसान वही योजना 1992 में चालू की गई थी, 1992 में। अगला प्रश्न है राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में जो संतरे की पैदावार की जाती है वो आपके सहारनपुर में की जाती है, और दूसरी पैदावार सहारनपुर में लीची की भी की जाती है। इसी क्रम में अगला है कि किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट योजना, जिसको हम लोग KCC बोलते हैं, ये कब चालू हुई, तो ये 1999 से 2000 के बीच प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये स्थापना 2004 में हुई। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना। अगला प्रदेश का सबसे लंबा या प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका नाम NH2 है, जिसका हालांकि नवीनतम अगर नाम की बात करें तो NH34 हो जाएगा। कौन सा, NH34, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। प्रदेश में कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आता है। प्रथम स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र को रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा वाला जो एक्सप्रेसवे दिया गया है ये प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे माना गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो ये दोस्तों सभी के सभी आपको झांसी में काटते हैं, तो इसका सही जवाब झांसी हो जाएगा। अगला यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर का बना हुआ है, कितने जिलों से गुजरता है, तो ये दोस्तों 4 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से 4 जिले, एक तो आपका देखिए गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, दूसरा आपका अलीगढ़ हो जाएगा, तीसरा मथुरा और चौथा आपका आगरा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो 302 किलोमीटर है, जो देश का प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी है। ठीक है, कितने जिलों से गुजरता है, तो ये दोस्तों आपके 10 जिलों से गुजरता है। तो याद रखेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, देश का पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। अगला लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो याद रख लेना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछी गई है, ये 348.1 किलोमीटर है और ये 10 जिलों से गुजरता है। कहां से प्रारंभ होता है, लखनऊ से प्रारंभ होता है और गाजीपुर बलिया तक जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे संबंधित है, तो ये दोस्तों बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु कहां के बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई एक योजना है, जो काशी, कौशाम्बी, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, गया, ठीक है, राजगीर, वैशाली, पटना से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ प्लान का संबंध क्या है, तो याद रख लेना दोस्तों जो लखनऊ प्लान दिया गया है ये सड़कों के विकास से संबंधित है और ये 20 वर्षीय प्लान है जो 1985 में आया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी, याद रख लेना ये 1859 में चलाई गई थी, जो प्रयागराज से
कानपुर के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय की बात करें तो एक तो देखिए गोरखपुर में है, ठीक है। कौन सा? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, और उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय दिया गया वो प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, एक गोरखपुर में और दूसरा आपका प्रयागराज में। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दिया गया है उत्तर प्रदेश का अकॉर्डिंग देखा जाए तो गोरखपुर हो जाएगा, वैसे आपका कर्नाटक का हुबली हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक का हुबली वो देश का प्रथम है और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम है। अगला, डीजल इंजन निर्माण है तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो ये दोस्त आपका मडुआ डीह में, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये दोस्त आपका वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पर? याद रख लेना दोस्तों, ये वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रह स्थित है, याद रख लेना ये वाराणसी में उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग जिसको बोला जाता है RPF, जिसकी वर्तमान में भर्ती आ चुकी है, ठीक है। तो ये लखनऊ में है, ठीक है। हालांकि इसका एग्जाम होने वाला है। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डों की अपन बात करेंगे, जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो दोस्तों ये जो आपका दिया गया ये आपका लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की बात करें तो आपका वाराणसी में। खेरिया हवाई अड्डे की बात करें तो ये दोस्त आपका आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है और डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा आपका मेरठ में है। तो ये सभी हवाई अड्डे आपको याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सुमेलित करने के लिए प्रश्न आता है। अगला है कि फरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो सहारनपुर में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो बमरौली प्रयागराज में है। अगला, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आपका आगरा में है। अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? तो ये फुर्सतगंज में आपका दिया गया है। अगला, कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा स्थित है? तो देश का आंतरिक जलमार्ग एक ही है जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, नाम है प्रयागराज से हल्दिया तक NWN यानी राष्ट्रीय वाटरवे संख्या 1, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। अगला, दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है। तो दोस्तों दिल्ली कोलकाता NH2 से लखनऊ शहर नहीं जुड़ा है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी के लिए जाता है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये लालगंज रायबरेली में की जाएगी, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अगला, एशिया एवं भारत का सबसे लंबा या बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ पर है? तो दोस्तों मुगलसराय में बनाया गया है, ये याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बुंदेलखंड में, उसके बाद केंद्रीय, उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र आपका पश्चिमी क्षेत्र है और सबसे कम विकसित आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकास क्षेत्र हुआ है। तो दोस्तों उद्योग के मामले में सर्वाधिक विकास पश्चिम क्षेत्र में हुआ है, जिसमें आपका दिल्ली NCR वाला इलाका, गाजियाबाद, नोएडा, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ ये वाले क्षेत्र आ जाते हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया है, तो ये आपका 1981 में किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे उद्योग बंधु का गठन। अगला, प्रमुख उद्योग और संबंधित स्थल दिए गए, जैसे बात करें पीतल के लिए तो पीतल पात्र की अगर बात की जाती है दोस्तों मुरादाबाद से संबंधित है। कैंची के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो कैंची के लिए दोस्तों मेरठ जाना जाता है। कत्था उत्पादन के लिए बरेली जाना जाता है। टेराकोटा के लिए आपका गोरखपुर जाना जाता है। बैंत उद्योग के लिए बरेली और लकड़ी की नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर जाना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो खेल सामान की अगर बात की जाए दोस्तों तो खेल सामान के लिए आपका मेरठ, सीमेंट उद्योग के लिए ददरी, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, दियाशलाई उद्योग के लिए बरेली, चमड़ा उद्योग के लिए आपको तो देखिए कानपुर को जाना जाता है और एक आपका आगरा जाना जाता है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण की। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि नोएडा सबसे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जो 1976 में गठित हुआ था। उसके बाद बीड़ा की बात करें जिसको हम कहते हैं भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में गठन हुआ था। उसके बाद गीड़ा की बात करें जिसको गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा जाता है 1988 में गठित हुआ था। इसे सीड़ा की बात करें यानी शतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में गठित हुआ था। ग्रेटर नोएडा की बात करें जिसे कहा जाता है बृहद नवीन ओखला इंजीनियरिंग संस्थान, ये 1991 में गठित हुआ था। लीड़ा की बात करें जिसको लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं 2005 में गठन हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने किसका कहां पर गठन हुआ था।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1960 में। अगला कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ बना है? तो ये दोस्तों आपके नोएडा में बना है, याद रखना। अगला क्लस्टर विकास योजना किस वर्ष चालू की गई थी? तो ये 2006 के तहत। यहाँ पर देखिए कुछ क्लस्टर कॉर्पोरेट दिए गए, उनको आप यहाँ पर समझेंगे। जैसे कॉर्पोरेट क्लस्टर की बात करें तो आपका कहाँ पर दिया गया? तो ये दोस्तों आपका भदोही में दिया गया है। ग्लास बीट्स की बात करें तो ये दोस्तों आपके वाराणसी में। कालीन की बात करें तो दोस्तों मिर्जापुर में। पाटरी की बात करें तो आपके खुर्जा और बुलंदशहर में। लेदर क्लस्टर की बात करें तो दोस्तों आपका ये चेरी यानी चोरा गोरखपुर में दिया गया, जैसे हमको चोरी चोरा घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आगे बढ़ जाएंगे, कुछ खनिजों के बारे में दिया गया। जैसे खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 2% लगभग खनिज प्राप्त करता है पूरे भारत में। ठीक है, और ये निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी वाला राज्य हो जाएगा खनिज के मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित जो की गई थी वो 1998 में घोषित की गई थी। अगला बलुआ पत्थर चूना पत्थर भंडार उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान पर आता है इन मामलों में। कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। ये हालांकि अपडेट वाला है, 9वां स्थान हो गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और कोयला जो उत्तर प्रदेश में निकलता है वो सिंगरौली सोनभद्र में ही केवल देखने को आपको मिलेगा। सिलिका फैंड यानी कांच वालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इसके मामले में द्वितीय स्थान पर कांच वालू के मामले में, प्रथम स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सिलिका शेड की बात करें दोस्तों तो प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी जैसे जिलों में देखने को मिलता है। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन किन नदियों में पाया जाता है? तो नदियों में आपका गंगा और यमुना नदियों में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, एक तरफ देखिए खनिज दिए गए, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र दिए गए। जैसे चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है या निकाला जाता है वो मिर्जापुर आपके लिए ज्यादा फेमस है, और दूसरा आपका करजहट के लिए ज्यादा फेमस है। दूसरा बॉक्साइट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बांदा और चंदौली जिले में आपको देखने को मिलेगा। डोलोमाइट की बात करें तो दोस्तों एक तो मिर्जापुर में और दूसरा आपका सोनभद्र में देखने को मिलेगा। हीरा की बात करें तो हीरा दोस्तों आपका बांदा में देखने को मिलेगा और वहीं पर आपका मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। ग्रेफाइट की बात करें तो दोस्तों आपका हमीरपुर में देखने को मिलेगा। यूरेनियम की बात करें तो ये दोस्तों आपका ललितपुर में देखने को मिलेगा। जिप्सम की बात करें तो ये दोस्तों आपके झांसी में देखने को मिलेगा। तामा की बात करें तो तामा आपका ललितपुर में देखने को मिलेगा। इसीलिए सैंड स्टोन की बात करें तो दोस्तों आपका ये मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने के कौन सा कहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार फायर क्ले की बात करें तो ये दोस्तों मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति की अगर हम बात करें दोस्तों तो नई ऊर्जा नीति 2003 संबंधित है। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तापीय विद्युत का है। यहाँ पर किसका? तो याद रख लेना तापीय विद्युत का है। अगला, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे हरदुआगंज तापीय परियोजना है जो 1942 में रूस के सहयोग से बनाई गई थी। अगला कि राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें जो पिपली सोनभद्र में है वो आपकी रेहंद जल परियोजना है जो रेहंद नदी पर बनाई गई थी। परीक्षा बांध की बात करेंगे दोस्तों तो परीक्षा बांध आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये आपका झांसी में है। ठीक है, अनपरा ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये सोनभद्र में है। इसीलिए पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना आपका कानपुर में है। आगे बढ़ते हैं, राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर है? तो ये दोस्तों नरोरा में बना हुआ एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, और ये बुलंदशहर में पड़ता है नरोरा, जिसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। अगला, प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? तो एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में 3 है, जिनमें एक आपका औरैया देखने को मिलेगा, दूसरा आपका आंवला और तीसरा आपका ददरी में देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो माता टीला जल विद्युत परियोजना की बात की जाती है। तो माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है और ये कहाँ देखने को मिलेगी? तो झांसी में। इसी प्रकार सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र की स्थापना की बात करें तो ऊपरी गंगा नहर पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेन नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नोएडा की तरफ से स्थापना की गई थी 1983 में। आगे बढ़ेंगे तो निजी क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों की बात करेंगे, यहाँ पर 3 आपको देखने को मिलेंगे। एक आपकी रोजा ताप विद्युत परियोजना, दूसरी 12 ताप विद्युत परियोजना, तीसरी आपकी ललितपुर विद्युत परियोजना। ये 3 आप याद रखेंगे, शाहजहांपुर, प्रयागराज और
ललितपुर में स्थित है। अगला, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सोलर सिटी के मामले में आपसे पूछा गया कौन कौन से विकसित किए जाएंगे। एक तो देखिए आगरा किया जाएगा, दूसरा आपका मुरादाबाद, आगे आपका प्रयागराज, ये 3 शहर आपके किए जाएंगे। ठीक है। शीतला जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं, पर झांसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वहीं वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है वो कौन सा है? तो आपका रामपुरा झांसी हो जाएगा, जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है। ओबरा जल विद्युत परियोजना रहन नदी ओबरा सोनभद्र में है। आगे बढ़ते हैं और इंपोर्टेंट चीजों को और देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग निगम की स्थापना। ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। इसी में पूछा गया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हेरिटेज पार्क, यहाँ पर दिया गया हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जाने वाला सर्किट कौन सा है? तो वो सर्किट था आपका आगरा, लखनऊ और वाराणसी। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से आते हैं? तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में तो आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और आगरा का फतेहपुर सीकरी, ये तीनों आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में देखने को मिलेंगे। अगला, विदेशी पर्यटनों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटन आते हैं वो आगरा ताजमहल देखने आते हैं। ठीक, और ये भारत का भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। मैत्री परियोजना की बात की जाती है दोस्तों, इसी प्रकार से मैत्री युद्धाभ्यास भी होता है। तो मैत्री परियोजना आपकी जापान के सहयोग से चलाई जा रही एक परियोजना जो बौद्ध पर्वतों का निर्माण कर रही है। अगला, जैन तीर्थ धर्म के 5 तीर्थकरों की जो जन्मभूमि है वो कौन सी है? तो दोस्तों ये 5 अयोध्या में जन्मे थे, 5 जैन तीर्थकर, जिनमें पहले ऋषभदेव को भी शामिल किया जाता है। पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ कहां पर हुए थे? तो ये दोस्तों पुष्यमित्र शुंग वंश का जो राजा था, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये दोनों के दोनों अयोध्या से संबंधित थे। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? याद रखेंगे अहिछत्र, बरेली में जनपद में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार कहां तक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूर्वी प्रसार की बात करें तो ये मेरठ तक जाता है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। अगला, कपिल वस्तु की राजधानी क्या थी? तो याद रखेंगे जो शांक गणराज्य हुआ करता था उसकी राजधानी थी पिपरवा, जिसको हम सिद्धार्थ नगर के नाम से जानते हैं। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, वो हो जाएगा आपका कौशाम्बी। ठीक है, और वत्स की राजधानी थी। अगला, प्रसिद्ध जैन तीर्थकर प्रभासगिरी स्थित है, तो ये दोस्तों आपके कौशाम्बी में आता है। अगला, के भक्त संत मलुकदास की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कड़ा कौशाम्बी में देखने को मिलेगी। अकबर के 9 रत्नों में से एक वीरबल का जन्मस्थल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपके कालपी में देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते चले, याद करते चले। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारश्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पारश्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो काशी में देखने को मिलेगा। अगला, जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 का युद्ध हुआ था चंदावर कन्नौज के पास। अगला प्रश्न है, जौनपुर जिसको फिराज हिंद की स्थापना की गई थी या फिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है और ये कौन से काल का बना हुआ है? तो ये गुप्त काल का बना हुआ है और ये देवगढ़ ललितपुर में आपका विद्यमान है। अगला, हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो ये जो महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था वो कहाँ पर होता था? याद रखेंगे महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयागराज में होता था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? तो गुप्तों की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी की अगर बात करें तो ये दोस्तों आपके प्रयागराज में विद्यमान थी। अगला है, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था, बरन नामक गाँव में। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये भीतर गांव मंदिर आपसे पूछा गया कि जो भीतर गांव मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो याद रखेंगे आपके कानपुर देहात में बना हुआ है। ठीक है, रमाबाई नगर में। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है, तो ये भीतरी अगर पूछा जाए तो ये आपके गाजीपुर में, और भीतर गांव पूछा जाए तो ये आपके कानपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो औलिया का जो जन्म हुआ था ये आपके बदायूं में हुआ था। ठीक है, इसी में सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? ये दोस्तों बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। अगला, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ? तो ये 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, इसीलिए मेरठ को हम क्रांति नगर के नाम से भी जानते हैं, क्रांति नगर के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी के निकट सारनाथ के अन्य नाम क्या है? तो सारनाथ को हम कई और नामों से जानते हैं, जिसमें एक तो आपका मृगदाव हो जाएगा, दूसरा आपका ऋषि
पतनम हो जाएगा। आगे बात करें, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका सारनाथ में ही दिया गया था। अगला है, धामेक स्तूप या धर्म राज्य का स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगला, बुद्ध के शिष्यों को संघ में प्रवज्ञा या कह सकते हैं कि प्रवज्ञा की अनुमति किसने दिलवाई, तो यहाँ पर याद रखेंगे संघ के सामने बुद्ध ने दी थी। अगला, कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष कहाँ पर व्यतीत किए, तो ये दोस्तों आपके श्रावस्ती में व्यतीत किए गए थे। अगला, आजीवन संप्रदाय के प्रवर्तक मक्कली घोषाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रख लेना मक्कली घोषाल का जो जन्म हुआ था वो श्रावस्ती में हुआ था। अगला, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपके मथुरा में देखने को मिलेगी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था, तो ये दोस्तों आपको मथुरा में देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है वो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बेठौर कानपुर के पास देखने को मिलेगा। अगला, बेगम फमरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च कहाँ पर है, तो ये फरदना मेरठ में देखने को मिलेगा। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो ये चक्र तीर्थ आपका नैमिषारण्य में देखने को मिलेगा। अगला, जैनों की काशी किसको कहा जाता है, तो दोस्तों जैनों की काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। प्रसिद्ध संत सैयद फलार व मसूदी गाजी की दरगाह कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपके बहराइच में देखने को मिलेगी। अगला, के फ्री महोदय नगर, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, और अभी जो आरओ का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसमें भी ये पूछा गया था क्योंकि फ्री नगर महोदय किसको कहा जाता है, तो ये दोस्तों कन्नौज को कहा जाता है, इत्र नगरी को। अगला, आगरा की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। एक बता दीजिए कि आगरा को जो राजधानी का दर्जा दिया गया था, ठीक है, राजधानी का जो दर्जा दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था, तो मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा रहा था, क्योंकि मुगल काल में सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत किया गया था वो आगरा में किया गया था, उसके बाद दिल्ली में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है, तो ये दोस्तों देवा फरीब बाराबंकी में आपको देखने को मिलेगी। अगला, महाजनपद काल में पूर्वी या दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपेल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थल रहा है, तो ये दोस्तों एक तो कंपेल में द्रौपदी का जन्म हुआ था, दूसरा द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था, तो ये दोनों का जन्म आपका कंपेल में हुआ था। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी, तो महाजनपद काल में जो कुशीनगर हुआ करता था वो मल्ल गणराज्यों की राजधानी थी, जहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, या फिर कह सकते हैं उनकी मृत्यु हुई थी। किसके शासन काल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी, याद रखें वो थे नवाब आशफाकउद्दौला। इन्होंने अवध से राजधानी कहाँ पर ट्रांसफर की थी, याद रखेंगे अवध की जो राजधानी थी जो फैजाबाद, उसको यहाँ पर लखनऊ ट्रांसफर किया था। रानी झांसी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में देखने को मिलता है। प्रेम मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों प्रेम मंदिर आपको पता है वृंदावन में आता है, कृपालू जी महाराज का है। अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है, तो ये गाजीपुर में देखने को मिलेगा। क्रांति नगर किसको कहा जाता है, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये 1857 की जो क्रांति चालू हुई थी 10 फरवरी को, वो आपके मेरठ से हुई थी। अगला, हींग व गुलाब की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो हींग और गुलाब के लिए अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो हाथरस जनपद को बड़ी मात्रा में जाना जाता है, फेमस जनपद है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, तो चौरी चौरा की जो घटना इतिहास से संबंध रखती है वो आपका स्थान देखने को मिलता है गोरखपुर में, ठीक है। अगला, विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम जीवंत शहर आपका काशी या वाराणसी आपको देखने को मिलेगा। अगला, उदयन वासव दत्ता की कथा संबंधित है, तो ये आपकी कौशाम्बी से संबंधित है। जेके मंदिर की बात करें तो जेके टेम्पल जो आपको देखने को मिलेगा वो कानपुर में देखने को मिलेगा। भारत माता मंदिर की बात करें तो भारत माता मंदिर जो है आपका वाराणसी में देखने को मिलेगा। अगला, प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी, क्या याद रखेंगे, प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभ देव की तपस्वी स्थली कहाँ पर है, तो आपके झूसी प्रयागराज में देखने को मिलेगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस, याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है और ये 2016 से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का आरंभ कब से हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का जो आरंभ हुआ है वो 2014 से हुआ है। आगे, मंदिरों और घाटों का नगर किसको कहा जाता है, तो मंदिर और घाटों के लिए आपका वाराणसी जाना जाता है, तो वाराणसी टिक करेंगे। चित्रित धूसर मृदवान से संबंधित अतरंजी खेड़ा, ठीक है, किस कहाँ पर स्थित है, तो ये अतरंजी खेड़ा आपके डिस्ट्रिक्ट एटा में आता है, जिला एटा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वामी हरदास कहाँ निवास करते थे, तो स्वामी जो हरदास थे इसीलिए हरदास महोत्सव निधिवन वृंदावन से संबंध रखते थे। अगला, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु सांस्कृतिक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, याद रख लेना ये जो विभाग की स्थापना की गई थी वो 1957 में
की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अगला कथक राष्ट्रीय संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 और 89 में की गई थी। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन देखने को मिलते हैं। अगला के मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ, तो ये मंदिर काल जो निर्माण कला का जो विकास हुआ था वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। मुगल चित्रकला की कौन सी शैली थी, याद रखेंगे हुमायूं के समय में चित्रकला प्रारंभ हुई थी। तो ये पूछा जाता है कि चित्रकला की जो शैली प्रारंभ हुई है, जो नींव पड़ी वो कौन से पड़ी, हुमायूं के शासनकाल में। बट अगर ये पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो ये स्वर्णकाल आपके जहांगीर के शासनकाल में आता है। उत्तर प्रदेश का कला एवं संस्कृति शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये 1911 में गठित हुआ था और ये कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए। लखनऊ चित्रकला शैली का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना अमित कुमार हल्दान को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का गृह त्याग के चित्र किसने बनवाए थे, तो ये रणवीर सक्सेना के द्वारा बनवाए गए थे। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार कौन थे, तो शिवनंदन नौटियाल माने जाते हैं सत्यम शिवम सुंदर के चित्रकार। रामलीला के चित्रकार कौन है, तो याद रख लेना ये भवानी चरण न्यू को माना जाता है। संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है, तो संगीत का बाइबल भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण काल ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया था, तो ये आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने किया था। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था, तो ये भी जो आविष्कार किया था ये भी अमीर खुसरो ने किया था। एक प्रश्न हो रहा है, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कमेंट करके बताइए। ठीक है, जिनको नहीं पता वो याद रख लेना, ये एटा और पटियाली के आसपास देखने को मिलता है, पटियाली। अगला, भारत का विशाल चित्रकार संग्रहालय भारत कला भवन कहाँ पर है, याद रख लेंगे भारत कला भवन की स्थापना 1950 में हुई और ये आपका वाराणसी में देखने को मिलता है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है, तो ठुमरी देवी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपको बनारस घराने से देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वृंदादीन शंभू महाराज और लक्षु महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित है, तो ये सभी के सभी कथक से संबंधित है। ठीक है, एक प्रश्न हो रहा है कि यामिनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, जो करंट का प्रश्न है। यामिनी कृष्ण मूर्ति इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस नृत्य से संबंधित थी, तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, याद रखेंगे इसको शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जाता है रामपुर घराने को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा। अगला के कथक नृत्य का प्रणेता किसको माना जाता है, तो ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। कथक में ठुमरी गायन का जो समावेश किया था वो किसने किया था, तो वृंदा देवी ने किया था। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख लोकगीत दिए गए, कुछ क्षेत्र दिए गए। जैसे कजरी की बात करें तो कजरी मुख्यतः आपका वाराणसी और मिर्जापुर क्षेत्र से संबंध रखता है। विरहा की बात करें तो पूर्वांचल से, शोहर की बात करें तो अवध क्षेत्र से, आला की बात करें तो बुंदेलखंड से, और ईश्वरी फाग की बात करें तो बुंदेलखंड से, और होली फाग रशिया की बात करें तो ब्रज क्षेत्र से देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे तो प्रमुख लोक नृत्य दिए गए। जैसे ख्याल नृत्य की बात करें तो ख्याल नृत्य का जो संबंध है वो बुंदेलखंड से है। इसी प्रकार राफ नृत्य और झूला नृत्य का संबंध और मयूर नृत्य का संबंध, चरकुला नृत्य का संबंध आपको ब्रज क्षेत्र से देखने को मिल जाएगा। इसी में आगे बढ़े तो धुरिया नृत्य, राई, दीप, देवी, कार्तिक, शोरा और पाई डंडा, इन सभी का जो संबंध है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से देखने को मिल जाएगा। इसी में नटवरी और कट घोड़वा देखने को मिले तो ये धोबिया से संबंधित है। ठीक है, और ये सभी के सभी आपके जो है ये पूर्वांचल से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला जोगनी और कलाबाजी, ये दोनों के दोनों अवध क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कर्मा की बात करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण, ये सोनभद्र और मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। रौला की बात करें तो रौला जो नृत्य आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसको माना जाता है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। आगे के लोक नृत्य के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया, रामलीला, रासलीला, ये जो सारी लीलाएं होती है ये कहाँ पर संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नौटंकी की बात करें तो दोस्त आपके कहाँ पर है, कानपुर हाथरस में देखने को मिलेगा। कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक मेलों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेलों की संख्या आपके कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मथुरा में देखने को मिलेगी। वहीं सबसे कम मेलों की बात की जाती है तो पीलीभीत में देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रख लेना पीलीभीत में देखने को मिलेगी, पीलीभीत जनपद में सबसे कम मेले। अब यहाँ पर कुछ मेले दिए गए, जैसे यहाँ पर दिया गया कि बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखेंगे आगरा में। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। ददरी मेला कहाँ लगता है, बलिया में। गढ़मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में। हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन में। देवा फरीब का मेला याद रखेंगे बाराबंकी में। सैयद फलार का मेला बहराइच में।
गोला गोकर्ण मेला खीरी में, नटकटिया मेला आपका वाराणसी में, शाकंभरी मेला सहारनपुर में। तो एक से बढ़कर एक मेला है, सबसे इंपॉर्टेंट मेले आपको याद रखने हैं। गोविंद साहिब जो मेला है वो कहाँ लगता है, अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला इंपोर्टेंट है आपके लिए, गोरखपुर में। चैत्र रामनवमी अयोध्या में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो किस मेले को माना जाता है, तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है सुरहकुल। ये महोत्सव होता है जो आगरा में मनाया जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। त्रिवेणी महोत्सव ये प्रयागराज में, ताज महोत्सव आगरा में, कबीर महोत्सव तो संत कबीर नगर यानी मगहर में मनाया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये 1975 में की गई थी। अगला का राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है, तो मथुरा में 2003 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय संग्रहालय बौद्ध संग्रहालय कौन कौन से हैं, तो एक आपका गोरखपुर में है, एक आपका कुशीनगर में और एक आपका पिपहरबा सिद्धार्थनगर में है। खड़ी बोली का विकास सिरसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इसके अन्य नाम एक तो कोरबी, हिंदुस्तानी, नगरी और सरहिंद। अगला ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखेंगे मथुरा, आगरा, हाथरस, कासगंज, एटा, ये सारे ब्रज क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिरसैनी अपभ्रंश का विकास हुआ है। फैजाबाद में, तो ये आपको यहाँ पर इतना इंपोर्टेंट नहीं है तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो दोस्त याद रखेंगे प्रयागराज में। राज्य की स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपका दोस्तों कहाँ पर दिया गया, मेरठ में। अगला प्रदेश में कुफाण काल एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है, तो दोस्त आपका मथुरा में है। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी एक तरीके से कह सकते हैं प्रारंभिक भूमिका जो योगदान दिया था वो किसने दिया था, अमीर खुसरो ने दिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बच्चे भी यूपी जीके के क्वेश्चनों को एक अलग स्पेशल वीडियो बनाकर कवर कर देंगे और 2 ही वीडियो में हम पूरी यूपी जीके को कवर कर देंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। यहाँ पर आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं यूपीपीएससी एस्पिरेंट नाम से, तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।